बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, ब्लड कि किस तरह से जो है ना हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। तो ब्लड प्रेशर हमारे पास वो टेंशन है, वो प्रेशर है जो कि ब्लड जो है ब्लड वाल्स पे डालता है। ठीक है, मीन्स कि जितनी ज़ोर से वो उनको पुश कर रहा होता है या इतनी ज़ोर से जो है ना उनको स्ट्राइक कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। सेम डेफिनेशन है जैसे कि वाटर प्रेशर की आपने सुनी होगी। ठीक है, कि जितनी तेज़ से जो है ना पाइप के अंदर वाटर ट्रेवल कर रहा है, जिस प्रेशर से ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर या वाटर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है ब्लड प्रेशर के वो फैक्टर जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, मीन्स किस वजह से जो है ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फैक्टर्स जो इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स दैट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम, कि हमारे पास जो अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम के साथ साथ क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ओबियसली कि देखिए अगर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया तो एक तरह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा प्रेशर से जो है ना वो वॉल्स को स्ट्राइक करेगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ब्लड प्रेशर के अंदर एक इंक्रीज आएगा। ठीक है, एक केस तो हमारे पास ये हो गया। सेकेंड है हमारे पास कि स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, कि हमारे पास अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि हमारे पास वो फ्लूइड है, वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि हार्ट बीट जो है वो पंप करती है एक बीट के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 मिलीलीटर 69 मिलीलीटर तक इसकी वैल्यू होती है। हम आगे इसको एक्सप्रेशन के साथ लिंक करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिर आ जाते हैं हमारे पास कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट वो वॉल्यूम है जो कि हार्ट पूरे एक एक मिनट में कंप्लीट करती है। ठीक है, यानी कि 72 बीट्स के अंदर कंप्लीट करती है। तो अगर ये भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो भी हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर एज ए रिजल्ट इंक्रीज नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट रेट। अभी ऑब्वियसली अगर हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड पंप किया जाएगा। तो सेम फिनोमिना हो गया फ्लूइड वॉल्यूम वाला, तो उस तरीके से भी जो हमारे पास हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर वहाँ पर भी इंक्रीज़ होगा। इसी के साथ साथ जो है हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन, अब ये पेरिफेरल वजह से है। ठीक है, मीन्स कि वो तो हार्ट की वजह से थे ना, अब ये पेरिफेरल की वजह से, मीन्स कि अगर पेरिफेरल में वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं तो उनके से जो ब्लड गुजर रहा होगा वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वाल्स के ऊपर, तो इसके रिजल्ट में हम क्या कहेंगे, दिस इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब हम इधर इनको लिंक कर लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट में कैसे डिफरेंस है। देखें, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, ऑलमोस्ट 70 72। ठीक है, 70 69। हार्ट रेट जो हम ले लेते हैं बिल्कुल ही ऑप्टिमम 72 एवरेज। ठीक है, वैसे तो 60 और 100 के दरमियान, 60 और 80 और 60 और 100 के दरमियान जो है एथलेटिक जो है नॉर्मल मिलता है हमें। ये हमारे पास आ गए रीजन। ठीक है, अब 77 49 और 72 को आप कर ले तो 140, तो ये हमारे पास 540 मिलीलीटर आ जाता है। ठीक है, मीन्स कि ऑलमोस्ट 5 लीटर कंसिडर करें तो एक कार्डियक आउटपुट है। अब देखें अगर ये हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो वो 5 लीटर से बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो भी 5 लीटर से बढ़ जाएगा, और इन दोनों के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा हो रहा है। ठीक है ना, तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि 5 लीटर से हमारे पास कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, मीन्स कि फ्लूइड वॉल्यूम हमारे पास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर होगा हाई होगा। ठीक है, इस तरह वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारे पास हाई होने लग जाता है, क्योंकि वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड को फ्लो करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ केसेस जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था या डिक्रीज़ हो रहा था। फिर आगे हम जाके हाइपरटेंशन की टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसकी दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक है हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हम वहाँ पर स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है ना इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज या इंक्रीज होगा प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। ठीक है, अब हम इसकी स्टडी करते हैं रेगुलेशन। तो इसकी जो रेगुलेशन है वो दो तरह की है। ठीक है, एक है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और एक है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन।
ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हुआ जाता है, ठीक है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। ये हमारे पास आ गई शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के बारे में। अब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कैसे होती है हमारे पास, ठीक है। लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं एक केस में जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब ब्लड प्रेशर हाई होगी, इनको क्या चीज़ होगी, हमारे पास जो ब्लड के जो वाल्व्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब ब्लड के वाल्व्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ठीक है। वाल्व से क्या हो जाएगी, हमारे पास स्ट्रेचिंग हो जाएगी, TCH आएगी, ठीक है। स्ट्रेचिंग हो जाएगी वाल्व के बाद। जब वाल्व की स्ट्रेचिंग होगी तो इस स्ट्रेच को कौन डिटेक्ट करेगा, प्रेशर रिसेप्टर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स इस स्ट्रेस को जो है ना वो रिसीव करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास है वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया या फिर कम हो गया है। इस बैरो रिसेप्टर्स के जरिए सिग्नल जाएगा किसके पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, फिर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको डिटेक्ट इसको रिसीव करेगा इस इम्पल्स को कि हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा। और आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास हार्ट रेट को कम कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट रेट को कम कर देगा, ये हार्ट रेट कम कर देगा, ठीक है। और हार्ट रेट के कम होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया एक तरह से। एक और केस स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। सबसे पहले क्या होंगे, हमारे पास जो बैरो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो इस लो प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स इस लो प्रेशर को डिटेक्ट करके क्या करेंगे, सिग्नल कर देंगे, किस चीज़ को सेंड कर देंगे, ANS को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस चीज़ को एक्टिवेट कराएगा, ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। ये SNS सेंसरी नहीं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करा देगा। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो जो हमारा हार्ट रेट है उसके साथ क्या चेंजेस लाएगा, हार्ट रेट हमारा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। हार्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए हमारे पास ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल पे पहुंच गए, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के। लॉन्ग टर्म में जो है ना ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को। ये शॉर्ट टर्म में तो हमें पता चल गया कि किस तरह से रेगुलेट होता है। अब हम स्टडी करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर ब्लड प्रेशर एक बहुत ज़्यादा अरसे तक हाई रह रहा है या लो रह रहा है तो इसको हम क्या कैसे जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायर्ड होम्योस्टैटिक कंडीशन पे कि आपको इंक्रीज़ करवाना है या फिर डिक्रीज़ करवाना है। तो लॉन्ग टर्म के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। उन कंपोनेंट्स में हम बहुत सारे कंपोनेंट्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट्स है हमारे पास RAS सिस्टम, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ, सबसे फर्स्ट है हमारे पास RAS, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है ये RAS मौजूद है। ये क्या करता है हमारे पास, इससे पहले एब्रीविएशन देख लें, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम,
ठीक है, इसमें से 3 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। कौन कौन से? रेनिन आ गया हमारे पास, और साथ में एंजियोटेंसिन आ गया, और उसके अलावा एल्डोस्टेरोन आ गया। ठीक है, तो रेनिन, एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन, इन तीनों को मिला के एक सिस्टम बनता है जो कि क्या कर रहा होता है हमारे पास, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है? रेनिन तो हमारे पास आपको पता है कि एक पेप्टाइड है, ठीक है, और एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है, जो एक एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। हम सारी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे पास जो रेनिन है? ये मौजूद होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस, ठीक है, और ये कब रिलीज होगा? ठीक है, इनके कुछ रिलीज होने की टाइम भी, वो कब रिलीज होगा? सबसे पहले जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको, सॉरी, हमारे पास सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम है, वो इसको एक्टिव करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इसको एक्टिव करेगा तो उस केस में होगा, ठीक है। दूसरा, जब NaCl की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तभी ये एक्टिव हो जाएगा। और थर्ड केस में हमारे पास जब बॉडी का फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इन 3 केसेस के अंदर क्या होगा हमारे पास? रेनिन एंजियोटेंसिन वर्क करेगा। अब कैसे वर्क करेगा, अब हम इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कि हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो रेनिन है ये क्या करेगा, ठीक है, जो हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन है, ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, इसकी जो कन्वर्जन है, जो एंजियोटेंसिन के एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्जन है, ये रेनिन कर रहा है, कंट्रोल रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। जबकि जो एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन कन्वर्ट 2 को करने वाला जो रेगुलेटर है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। क्या है हमारे पास? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मीन्स कि इस एंजाइम्स को कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। ये एंजाइम इनको कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होगा। क्या नाम है इसका? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आगे हम मेडिसिन पर्पस में यूज़ करेंगे ये वर्ड, ठीक है, इसलिए ये इसको याद रखना ज़रूरी है। अब एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हो गया। अब इसके हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या फंक्शंस होते हैं? 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 फंक्शन हम अब जिसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जब काज करेगा तो उससे क्या होगा हमारे पास? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा। और ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुकी होगी, ठीक है। हमने पहले स्टडी किया था इसको इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स में से, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये सिचुएशन होगी। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जब तक एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तब तक एल्डोस्टेरोन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास ये है एल्डोस्टेरोन। ये क्या करेगा? ये हमारे पास NaCl और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, किडनी से। NaCl प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देगा। अब उनकी एब्जॉर्प्शन हो गई इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा हमारे पास?
ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप आसानी से समझने के लिए इस तरह भी आप देख सकते हैं कि देखें, ये NaCl के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जब NaCl हमारे पास ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा हाइपरनेट्रीमिया के केस से मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर, एज अ रिजल्ट एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में ब्लड में ज़्यादा होगा हमारे पास सोडियम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी ज़्यादा हो जाए तो वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है, एज अ रिजल्ट जो ब्लड फ्लो है या ब्लड वॉल्यूम है या ब्लड फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी फिजियोलॉजी ये है, बेसिक फिजियोलॉजी, हमने इसको डिटेल से स्टडी किया था कि किस तरह से जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर इन चीज़ों को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वही रीज़न सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है, ये इनएक्टिवेट करता है ब्रेडिकाइनिन को, ठीक है। और ब्रेडिकाइनिन का जो फंक्शन है वो क्या है, ब्रेडिकाइनिन का फंक्शन है वेसोडाइलेशन, ठीक है ना। अब जब वो इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन का फंक्शन ये बिल्कुल नहीं है कि वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, उसका फंक्शन वेसोडाइलेशन है, मगर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इनएक्टिवेट्स। जब इनएक्टिवेट्स होगा तो यहाँ पर सेम वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज के नतीजे में क्या होगा हमारे पास, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो हमारा दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएगा। तो एक सिस्टम था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह से फिजियोलॉजिकली कैसे जो है एंजियोटेंसिन वर्क कर रहा होता है, रेनिन वर्क कर रहा होता है, फिर एल्डोस्टेरोन वगैरह के सारे हमने फंक्शन पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैसे काम करता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये सेकंड कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का, ठीक है। अब ये कब रिलीज होगा, मीन्स कि स्टिमुलेशन इसको कब मिलेगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कब रिलीज होता है हमारे पास, थर्स्ट में, मीन्स कि फ्लूइड वॉल्यूम कम होगी, ठीक है, तभी आपको थर्स्ट लगेगी ना। हाँ, जब तक कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो आपको। और जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, इन 3 केसेस के अंदर क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे पास एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, इसका एक्शन क्या होगा, एक्शन या फिजियोलॉजी इसकी क्या होगी हमारे पास, कि ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा किडनी से, और उसके साथ साथ NaCl यानी सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखें, इनकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई तो फ्लूइड वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा सोडियम की एब्जॉर्प्शन की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने किस चीज़ को स्टडी किया, ब्लड प्रेशर लो को हमने कंसिडर किया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, ठीक है, उनमें से 2 किस्म होते हैं, एक आर्टरी में मौजूद होते हैं, ठीक है, और एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी हम कहते हैं। अब वो कैसे फंक्शन करते हैं हम यहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेकंड कंपोनेंट कंप्लीट। थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारे पास, नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, ठीक है, नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स। इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, कि एट्रिया के अंदर जो मौजूद है नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड वो कैसे काम करेंगे। अब ये कैसे काम करते हैं, ये तब काम करते हैं जब हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, अब इनकी जो फिजियोलॉजी है, इनका जो एक्शन है वो क्या है, ये, ठीक है। इनकी फिजियोलॉजी क्या है कि ये जो हमारे पास हैं एफिरेंट आर्टीरियोल्स उनको क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे। डायलेशन की वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लोमेरुलस
फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास यूरिनेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी का कम होता जाएगा, और जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड्स। सेकेंड होते हैं हमारे पास, इसकी सेकेंड सब कैटेगरी में आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, लेट्स सपोज ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। अब उनकी फिजियोलॉजी क्या होगी, कैसे वो वर्क करेंगे? उनकी फिजियोलॉजी ये होगी कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ कर देंगे वाइडाइलेशन के इफेक्ट की वजह से। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास यूरिनेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन की डायूरेसिस होगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड प्रेशर इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन इसके नॉर्मल पे आ जाएगा वापस, जो कि ज़्यादा हो गया था हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं इनके। फिर जो है ना प्राइमरी हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ये पढ़ेंगे कि उसमें ब्लड प्रेशर जो है ना इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या इफेक्ट करता है। ठीक है,